गुड इवनिंग। लेक्स एंड जीएस एकेडमी के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की फर्स्ट क्लास। और इस क्लास से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस टीचिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको जो बीएनएस की क्लास में प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, उसमें आप एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करना कि मैं बीएनएस 2023 जैसा लेंदी सब्जेक्ट जिसमें बहुत सारे सेक्शंस के डिस्कशन में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, उस पूरे सब्जेक्ट को मैं आपके सामने 2-3 घंटे में फिनिश करा दूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप जुडिशरी और लॉ के अदर एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट के इंटरव्यूज को एनालाइज करोगे, तब आप देखोगे कि जो भारतीय न्याय संहिता के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, रेप, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड, और भी बहुत सारे जो महिलाओं से जुड़े अपराध हैं, बच्चों से जुड़े अपराध हैं, अगर उनमें हम सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट को ऐड करें, लॉ के प्रिंसिपल्स को ऐड करें, और जो भी डायरेक्शंस हाई कोर्ट्स वगैरह द्वारा दी जाती हैं, उन्हें अगर हम लिंक करके उन सभी सेक्शन पर डिस्कशन करें एग्जाम के व्यू पॉइंट से, तब इसमें ही हमें 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड, हत्या और मानव वध में डिस्कशन करने बैठे, तो हमें इसमें ही 2 से 2.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जजमेंट्स पर हमें जो है स्टडी करनी होती है सुप्रीम कोर्ट के। तो आपको जो मैं इस टीचिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू जो प्रोवाइड करा रहा हूँ बीएनएस 2023 की क्लास, ये गारंटी है कि आप उसे स्टडी करके, चाहे जुडिशरी या लॉ का कोई भी एग्जाम हो या फ्यूचर में आपका एडवोकेसी करने का कोई प्लान हो, आप अपने आप को प्रूव कर पाओगे अपने आर्ग्यूमेंट में, अपने एग्जाम में, कि आपने कितना डेप्थ में जाकर बीएनएस को स्टडी किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बीएनएस 2023 की क्लास। तो आज की हमारी जो क्लास है वो है भारतीय न्याय संहिता 2023, और हम इसे एग्जाम के व्यू पॉइंट से, क्योंकि एग्जामिनर प्री के एग्जाम में कैंडिडेट की नॉलेज कितनी डीप है सब्जेक्ट में, उसे एग्जामिन करता है, तो वो बहुत डीप में जाकर जो है प्री के क्वेश्चंस जो है बनाता है। तो उसे ही हम टारगेट करते हुए सबसे पहले अपने बीएनएस के इस फर्स्ट क्लास को पार्ट में डिवाइड करके पहले हम आईपीसी और बीएनएस का एक शॉर्ट कंपैरिजन करेंगे, जिससे एग्जाम के व्यू पॉइंट से जो भी हमारा टारगेटेड है एस्पेक्ट, उस पर बात करेंगे। और उसके बाद एक लॉ के स्टूडेंट को, या आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या फ्यूचर में एडवोकेसी में जाने का प्लान है, तो उसे टारगेट करते हुए भी जो भी हमारे लिए सेलेक्टेड है, टारगेटेड है, और अननेसेसरी पार्ट को बिल्कुल रिमूव करके सिर्फ सेलेक्टेड और टारगेटेड पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं अब कि हमारे लिए पहला एस्पेक्ट क्या है इस क्लास का। तो पहले हम भारतीय दंड संहिता 1860 और भारतीय न्याय संहिता 2023 का कंपैरिजन देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता के आने से पहले भारत में भारतीय दंड संहिता लागू था, जिसके अनुसार ही जो भी अपराध होता था, इसके अनुसार ही जो भी आरोपी होता था उसे दंडित किया जाता था। फिर उसके बाद भारतीय न्याय संहिता 2023 आई। नीड क्यों हुई इस पर भी बात करेंगे, बट हम पहले कंपैरिजन देखते हैं दोनों का। तो पहले जो थी वो भारतीय दंड संहिता 1860 थी, और अब जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 है। इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो इसके नाम का ही है कि भारतीय दंड संहिता 1860 में जो फोकस था वो आपका था पनिशमेंट पर, और भारतीय न्याय संहिता में जो फोकस है वो है जस्टिस पर, न्याय पर। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है ड्राफ्ट इस पर्पस से किया गया है
कि हर एक पर्सन को इसके द्वारा जस्टिस मिल सके, जस्ट एंड फेयर प्रोसीजर को अप्लाई करते हुए। और जो भारतीय दंड संहिता 1860 था, उसका मेन जो फोकस था वो था कि दंडित कैसे किया जाए, दंड पर, पनिशमेंट पर ज्यादा फोकस था। अब ये भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा ड्राफ्ट की गई? तो ये फर्स्ट लॉ कमीशन था 1834 में। और किसने ड्राफ्ट की? इसके अध्यक्ष थे फर्स्ट लॉ कमीशन के लॉर्ड मैकॉले। इन्होंने जो है भारतीय दंड संहिता 1860 को ड्राफ्ट किया था। ये कब बनकर तैयार हुई? ये 6 अक्टूबर 1860 को बनकर ये ड्राफ्ट तैयार हुआ और भारत में 1/1/1862 को ये लागू हुआ। इसमें आईपीसी में टोटल चैप्टर थे 20 और टोटल सेक्शन थे 511। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर ये पूरे देश में लागू थी। बट एग्जाम के व्यू पॉइंट से इसमें एक पॉइंट ऐड कर देते हैं कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया, जिसमें गवर्नमेंट ने जितने भी एक्ट थे उन सभी एक्ट में मोस्टली एंड में ये लाइन मेंशन होती थी कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। तो वो जो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, इस लाइन को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू खत्म कर दिया गया, जिसके साथ ही जितने भी एक्ट भारत में आईपीसी हो या जो भी एक्ट बनाए गए थे, जो भी नियम थे, वो जम्मू कश्मीर राज्य पर भी समानतः लागू हो गए, जैसे ऑल ओवर इंडिया थे। तो ये 2019 में आया था। और अब आते हैं हम भारतीय न्याय संहिता 2023 पर। जैसे कि इसका मेन फोकस है जस्टिस पर, कि जस्टिस मिलना चाहिए, चाहे वो एक्यूज्ड हो, चाहे वो विक्टिम हो, चाहे वो पीड़ित हो, चाहे वो अपराधी हो। एक जस्ट एंड फेयर प्रोसीजर होना चाहिए जिसमें सब कुछ एनालाइज करने के बाद जो है जस्टिस फाइनली मिले सभी पक्षों को। तो भारतीय न्याय संहिता किसके द्वारा बनाई गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारतीय न्याय संहिता 2023 के ड्राफ्ट की चरणबद्ध प्रक्रिया की किस किस डेट को इसकी प्रक्रिया जो है अप्लाई की गई। तो डेट आती है 11/8/2023, सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत। ये क्वेश्चन बनता है कि किसने भारतीय न्याय संहिता का जो है बिल पेश किया था? तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने। होम मिनिस्टर अमित शाह ने पहला बिल पेश किया था, पहला विधेयक। 12/12/2023 को ये बिल वापस ले लिया गया था, क्योंकि कुछ कमियां थी, अपोजिशन पार्टीज के कुछ ऑब्जर्वेशन थे जिन पर जो है गवर्नमेंट को काम करना था। तो ये 12/12/2023 को वापस ले लिया गया था कुछ कमियां दूर करने के लिए। लेकिन 12/12/2023 को ही दूसरा विधेयक कमियां दूर करके अगेन जो है प्रेजेंट किया गया लोकसभा में, दूसरा विधेयक। फिर 20/12/2023 को लोकसभा से दूसरा विधेयक पारित हुआ। लोकसभा से दूसरा विधेयक पारित हुआ। 21/12/2023 को राज्यसभा से भी ये बिल पास हुआ। 25/12/2023 को इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए और ये कानून बन गया। अब ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रपति उस समय कौन था, या भारतीय न्याय संहिता के बिल पर किस राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये थी द्रौपदी मुर्मू। और 1/7/2024 को ये पूरे भारत में लागू हो गया था, भारतीय न्याय संहिता 2023। इसमें टोटल चैप्टर हैं 20, टोटल धाराएं हैं 358 और
क्वेश्चन ये है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का बिल संख्या क्या था, तो विधेयक संख्या था हमारा 2। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत फर्स्ट एफआईआर कहां रजिस्टर हुई थी, तो ये है आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो ये जो है इसका एग्जाम के व्यू पॉइंट से हिस्टोरिकल कंपैरिजन है। जो भारतीय दंड संहिता 1860 और भारतीय न्याय संहिता 2023 का कंपैरिजन है। इसमें हिस्ट्री के पॉइंट आ गए, जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। और हाँ, इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि आजादी के बाद पहला फर्स्ट लॉ कमीशन कब बना था भारत का, तो उसका आंसर है फर्स्ट लॉ कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंट 1955। 1955 में पहला फर्स्ट को लॉ कमीशन बना था भारत के आजाद होने के बाद। अब अगले एस्पेक्ट को देखते हैं। जो भारतीय न्याय संहिता है वो हमारी किस उसका नेचर क्या है, वो किस प्रकृति की है। तो जो क्रिमिनल लॉज होते हैं वो मोस्टली जो है भूतलक्षी होते हैं। भूतलक्षी मतलब जैसे किसी पर्सन ने आज कोई ऑफेंस किया, तो अगर हम भारतीय न्याय संहिता के एस्पेक्ट पर ही इस एग्जाम्पल को लेते हैं, तो आज अगर कोई पर्सन ऑफेंस करता है तो उस पर भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान लागू होंगे और उन्हीं प्रावधानों के अनुसार उसे दंडित किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता कब लागू की गई? पास्ट में, भूतकाल में। और उसके प्रोविजन कब लागू हो रहे हैं? अब, फ्यूचर में। तो भविष्य में बनाए गए कानून जो फ्यूचर में किए गए अपराधों पर लागू होते हैं वो भूतलक्षी होते हैं। और भविष्यलक्षी कि अगर आज मैं कोई ऑफेंस करता हूं और उस ऑफेंस के लिए फ्यूचर में जाकर कोई प्रोविजन बनाया जाता है उस अपराध के लिए दंडित करने का, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं आज जो है कोई अपराध करता हूं और मुझे जो है भविष्य में उसका कोई विधि लाई जाए, कोई नियम लाए जाए और उसके अनुसार मुझे दंडित किया जाए। ऐसा क्रिमिनल लॉज में नहीं होता। क्रिमिनल लॉज जो है वो मोस्टली जो है रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं, भूतलक्षी। तो हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है वो एक भूतलक्षी है। और भविष्यलक्षी का एक और भी कारण है कि हमारा संविधान प्रोटेक्शन ऑफ एक्स फैक्टो लॉ, कार्योत्तर विधि से संरक्षण। मतलब अगर आज मैं कोई ऑफेंस करता हूं तो मुझे पहले के बनाए हुए प्रावधानों के द्वारा ही दंडित किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि आज के ऑफेंस के लिए भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही मुझे पनिश किया जा सकता है। मेरे उस ऑफेंस के लिए फ्यूचर में कोई विधि नहीं बनाई जाएगी। उसका प्रोटेक्शन हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसका नाम है कार्योत्तर विधि से संरक्षण। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्रोविजन करता है कि हमें जितने भी भारत के नागरिक हैं उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए एक्स फैक्टो लॉ से। तो हमारा भारतीय न्याय संहिता की प्रकृति क्या है? वो एक भूतलक्षी कानून है, रेट्रोस्पेक्टिव। आर्टिकल 21 यहाँ पर भी मेंशन है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत नए प्रावधान, क्योंकि आईपीसी जब बनी थी उस समय ना तो इंटरनेट था और ना ही टेक्नोलॉजी इतनी बूम करी हुई थी। तो उस समय जो अपराधों का नेचर था, तो उस अपराधों के नेचर के अकॉर्डिंग ही उस समय जो है आईपीसी में
जो दंड के प्रावधान थे वो मेंशन किए गए थे। बट आज अगर हम देखें तो आज साइबर क्राइम भी है, सोशल मीडिया के थ्रू भी ऑफेंस होते हैं, और टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा जो है डेवलप्ड हो गई है कि एक पर्सन को अब ऑफेंस करने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो घर पर बैठे बैठे ही कोई भी ऑफेंस कर सकता है या उस ऑफेंस की प्लानिंग कर सकता है। तो आज के सिनेरियो के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने बहुत सारे बदलाव जो हैं वो भारतीय न्याय संहिता में मेंशन किए हैं, और उनके अनुसार ही अलग अलग ऑफेंस जो हैं बनाए गए हैं। आईपीसी में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन थे जिनका अब डेवलप्ड सोसाइटी के अकॉर्डिंग कोई यूज रह नहीं गया। इसलिए गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट के अकॉर्डिंग उन लोगों को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है डायरेक्शंस दिए थे गवर्नमेंट को कि अब इन लोगों का कोई प्रोविजन रखना उचित नहीं है, क्योंकि सोसाइटी और सिनेरियो में जो चेंजेस आए उसके अकॉर्डिंग उनका कोई यूज अब होने वाला नहीं है। तो उस पर भी गवर्नमेंट ने भारतीय न्याय संहिता बनाते हुए ध्यान दिया है। तो उसमें हम देखते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में गवर्नमेंट ने क्या क्या नए प्रोविजन ऐड किए हैं। तो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत नए प्रावधान, न्यू प्रोविजन, एक आपका आ गया ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर आईपीसी के अकॉर्डिंग जब कोई ट्रांसजेंडर अपराध करता था तो पुलिस के सामने ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी कि उस ट्रांसजेंडर को महिला मानते हुए उस पर चार्जेस लगाएं ऑफेंस के, या उसे पुरुष मानते हुए उसे पर जो है ट्रायल चलाएं, या उसे जो भी ऑफेंस उसने किया है उसे पुरुष मानते हुए अप्लाई करें या महिला मानते हुए अप्लाई करें। तो इसमें बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन रहता था आईपीसी के अकॉर्डिंग। तो और नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि ट्रांसजेंडर इक्वल्स टू जो ना स्त्री है ना पुरुष है, अर्थात उभयलिंगी है। तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को मानते हुए गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर की एक अलग कैटेगरी भारतीय न्याय संहिता में डिफाइन कर दी है कि ट्रांसजेंडर उसे कहा जाएगा जो ना स्त्री है ना पुरुष है, अर्थात उभयलिंगी है। तो अब ट्रांसजेंडर को डिफाइन करने के कारण पुलिस को अपनी कोई भी अपराध होने की दशा में अपनी कार्रवाई करने में किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं होगी। दूसरा इन्होंने ऐड करा है कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा का एग्जाम्पल आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, जैसे कोई पर्सन किसी ओल्ड एज पर्सन से बदतमीजी कर दे या उसके साथ कोई कुछ मिसबिहेव कर दे तो कोर्ट उसे जो है कम्युनिटी सेवा की कि आपने एक ओल्ड एज पर्सन का अपमान किया है, डिसरेस्पेक्ट किया है उसे, तो अब आप जो है वृद्धाश्रम जाओ और वहां पर वृद्धों की सेवा करो, ताकि आपको ये रियलाइज हो कि ओल्ड एज पर्सन से किस तरह से जो है हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनसे बिहेवियर करना चाहिए। तो ये हमने मूवीज में देखा था, बट अब हमारे भारतीय न्याय संहिता में भी कम्युनिटी सेवा को एक पनिशमेंट के रूप में जो है मेंशन किया गया है, इंक्लूड किया गया है, और बहुत सारे ऑफेंसेस में सामुदायिक सेवा का भी दंड अब भारतीय न्याय संहिता के द्वारा दिया जाएगा। थर्ड है भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण। मतलब अपराध जो है वो भारत में हो रहा है, लेकिन उस अपराध के पीछे जो प्लानिंग हो रही है, जो एबेटमेंट चल रहा है, वो हो रहा है भारत से बाहर किसी और कंट्री से। जैसे आपने बहुत सारे मैटर्स में देखा होगा, एक ये खालिस्तानी
जो है कनाडा में खालिस्तानी ग्रुप है, वो क्या करते हैं कि यहाँ के सिखों को बरगलाकर यहाँ ऑफेंसेस कराते हैं। तो इस तरीके का अपराध जो है पहले आईपीसी में अपराध की श्रेणी में नहीं आता था। इसका उल्टा था भारत में, इसका वाइस वर्सा था कि भारत से बाहर अपराध और भारत में उसका दुष्प्रेरण, ये कृत्य तो अपराध की श्रेणी में आता था, लेकिन ये वाला जो था ये बाहर था। तो भारतीय न्याय संहिता में इसे भी अब अपराध की कैटेगरी में रखा गया है कि अगर कोई अपराध भारत में होता है और उसका दुष्प्रेरण भारत से बाहर किसी कंट्री से हो रहा है, तो उस पर्सन को पर भी जो है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। फोर्थ है प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाई एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स एक्सेट्रा। ये है बीएनएस 69। ये सेक्शन थोड़ा जो है विवादित होने वाला है, क्योंकि इसमें जिस तरीके से अपराध को परिभाषित किया है कि आप किसी महिला को जॉब दिलाने के प्रॉमिस से या शादी करने के प्रॉमिस से या कोई भी मतलब उसे फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के प्रॉमिस से उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, तो और वो बाद में इसकी शिकायत करती है पुलिस में, तो आपको सेक्शन 69 के अंतर्गत क्रिमिनल ट्रायल फेस करना होगा, क्योंकि अब ये एक अपराध है। लेकिन इसमें विवादित स्थिति तब आ जाती है कि जब व्हाट इफ प्रॉमिस इज ट्रू, किसी को प्रॉमिस करके कि जॉब दिला दी जाएगी और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया, तो प्रॉमिस तो पर्सन से ने पूरा कर दिया ना, तो फिर जब प्रॉमिस पूरा कर दिया तो फिर अपराध उस पर बनेगा नहीं बनेगा, ये बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन जो है रेज करता है इस चीज को लेकर। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर इस सेक्शन को 69 को सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स भी इस पर डायरेक्शन दें और सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया जाए कि अगर प्रॉमिस पर्सन ने अपना पूरा कर दिया तो फिर उसने धोखा कहाँ करा, उसने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। तो ये सेक्शन थोड़ी विवादित रहने वाली है, और इस टाइप के ऑफेंस पहले होते भी थे, लेकिन वो क्या होता था कि 420 में चले जाते थे। अगर एक्यूज्ड पर्सन है उसने ये दिखा दिया कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स था बाय कंसेंट था, दोनों की मर्जी से था, तो क्या होता था कि अगर ये साबित कर दिया कोर्ट में कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया उसने उसमें दोनों की कॉन्सेंट थी, तो जो है क्या होता था 420 में चला जाता था धोखाधड़ी में आईपीसी में। और अगर वो नहीं कर पाता था ये साबित, तो फिर जो है वो रेप में चला जाता था। तो अब उनका स्पेसिफिक जो है एक अलग सेक्शन बना दिया 69, इसके अकॉर्डिंग ही अब जो है इस तरीके के ऑफेंस को जो है पिनलाइज किया जाएगा। फिफ्थ है अपराध कारित करने के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। इसमें आईपीसी में जो हमारा एब्डक्शन था उसमें होता क्या था कि 16 वर्ष से कम लड़का है तो वो शिशु माना जाता था या नाबालिग, और 18 वर्ष से कम लड़की है तो वो शिशु या नाबालिग मानी जाती थी। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि 18 वर्ष से कम
आयु का लड़का या लड़की शिशु कहलाएगा। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आता था एबडक्शन वाले मामले में, अब उसे भी क्लेरिफाई करके शिशु भारतीय संहिता में क्लियर कर दिया है कि 18 वर्ष से कम आयु का, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो शिशु कहलाएगा। और ये अपराध जो है मेंशन किया गया है कि किसी शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना किसी अपराध के लिए, तो ये जो है अपराध की श्रेणी में है। और यदि कोई पर्सन ऐसा करेगा तो उस पर इस धारा के अंतर्गत जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग, मुकदमा चलाया जा सकता है। नंबर 6 है आपका मॉब लिंचिंग, सेक्शन 103। मॉब लिंचिंग जैसे आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में सुना होगा कि मॉब लिंचिंग हो गई, मॉब लिंचिंग हो गई। तो मॉब लिंचिंग उसे कहते हैं जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक पूरा ग्रुप धर्म, जाति, भाषा या किसी भी आधार पर किसी पर्सन की हत्या कर देता है, तो उसे मॉब लिंचिंग कहते हैं। मॉब माने होता है भीड़, लिंचिंग माने हत्या कर देना, ग्रीवियस हर्ट कर देना, इस टाइप से मारपीट करना, गंभीर चोट पहुंचा देना। तो मॉब लिंचिंग जो थी वो पहले जो है आईपीसी में जो है मेंशन नहीं थी मॉब लिंचिंग स्पेसिफिक। तो उसे क्या करते थे कि आईपीसी में आपके मर्डर बाई गैंग कर देते थे, जिसमें 302 ही लगती थी मर्डर की सेक्शन। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग को स्पेसिफिक सेक्शन 103 में मेंशन किया गया है। और ये जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट था, तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इसमें सीजेआई दीपक मिश्रा की बेंच ने मॉब लिंचिंग को गंभीर अपराध माना था और उन्होंने ही गवर्नमेंट को ये रिकमेंड किया था कि इस अपराध के लिए अलग से कुछ प्रोविजन होने चाहिए जो स्पेसिफिक इस तरह के कृत्यों को दंडित करने के लिए बनाए जाए। तो मॉब लिंचिंग के लिए ये सेक्शन जो है 103 बनाई गई। और इसमें अब अगर भीड़ तंत्र द्वारा, मान लीजिए भीड़ तंत्र द्वारा, मॉब द्वारा किसी पर्सन पर हमला किया गया और इन केस अगर उसका मर्डर नहीं कर पाए वो और उन्होंने बहुत ज्यादा मारा पीटा, तो भी इसमें आपका बीएनएस में 115, 116, 117 के अंतर्गत जो है उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। उन्हें जो है इन सेक्शन में क्रिमिनल प्रोसीडिंग का सामना करना पड़ेगा। अगर वो जो पर्सन को पीटा वो बच जाता है, उसकी उसकी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ग्रीवियस हर्ट हो जाता है। नंबर 7 है आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या। यह है आपका बीएनएस सेक्शन 104 और आईपीसी में था ये 303। एक लैंडमार्क जजमेंट था मिट्ठू वर्सेस पंजाब 1983। आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या, ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी जेल में है और जिसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया गया है कोर्ट के द्वारा अपने जजमेंट में, वो जेल से या तो पेरोल पर निकलता है या फरलो पर निकलता है या जेल से भाग जाता है और भागकर जेल से बाहर जाकर वो किसी की हत्या कर देता है, तो उस दशा में आईपीसी 303 उस पर लगाई जाती थी। और इसमें जो पनिशमेंट था, इसमें पनिशमेंट था कैपिटल। अब ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है मिट्ठू वर्सेस पंजाब वाले मामले में। और जो पर्सन इस मामले को लेकर जाता है उसका कहना यह था कि आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
समानता का अधिकार देता है कि अगर कोई पर्सन जो जेल के अंदर है वो भागकर हत्या करता है तो उसे तो आप देते हो मृत्युदंड, और अगर कोई पर्सन जो जेल में नहीं है, जो आजीवन सिद्ध दोष नहीं है, वो बाहर नॉर्मल पर्सन है और वो किसी की हत्या करता है तो उसे आप जो है देते हो आजीवन कारावास। तो ये आप जो है आर्टिकल 14 का जो है कंटेम्प्ट कर रहे हो, आप जो है उल्लंघन कर रहे हो कि जब समानता का अधिकार का प्रोविजन है आर्टिकल 14 में हर एक नागरिक को, तो फिर ये भेदभाव क्यों कि ये पर्सन आजीवन सिद्ध दोष वाला हत्या करेगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा और नॉर्मल पर्सन अगर करेगा तो उसे आजीवन कारावास दिया जाएगा। तो एक पॉइंट तो इसमें यह बना था, और दूसरा पॉइंट यह है, एक तो इसमें ग्राउंड बनी थी आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, और सेकंड जो ग्राउंड इसमें बनी थी, संविधान हमारा ये प्रोविजन करता है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन आप नहीं छीन सकते, बशर्ते अगर स्थिति ऐसी बन जाती है कि किसी को मृत्युदंड देना है तो आपको जस्ट एंड फेयर प्रोसीजर को लागू करते हुए ही एक संवैधानिक विधि के द्वारा उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है। जस्ट एंड फेयर प्रोसेस होनी चाहिए और कोई भी ऐसी विधि, कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए जो कॉन्ट्रेरी हो। कॉन्ट्रेरी विधि द्वारा आप किसी व्यक्ति को उसका जीवन नहीं छीन सकते, क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति को आप उसका जीवन छीनते हो या उसे मृत्युदंड देकर उसका जीवन समाप्त करते हो तो वो प्रक्रिया जस्ट एंड फेयर होनी चाहिए। और ये जो आया था, स्टेटेड किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये किया था आपका मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने मिट्ठू वर्सेस पंजाब वाले मामले में इन दो आर्टिकल पर फोकस करते हुए इस सेक्शन को आईपीसी 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर्ड बाय एससी। लेकिन अब फिर इस अपराध को भारतीय न्याय संहिता 104 में इंक्लूड किया गया है, और जो है अगर कोई आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या की जाती है तो बीएनएस सेक्शन 104 में उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। हाँ, लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि बीएनएस सेक्शन 104 में जो प्रोविजन है वो ये है कि अगर आजीवन सिद्ध दोष व्यक्ति द्वारा हत्या की जाती है तो या तो उसे आजीवन कारावास दिया जाएगा या मृत्युदंड दिया जाएगा, क्योंकि आईपीसी में केवल मृत्युदंड था पनिशमेंट, लेकिन बीएनएस में लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास और मृत्युदंड दोनों है। फिर भी अगर कोई पर्सन फ्यूचर में मिट्ठू वर्सेस पंजाब 1983 का लैंडमार्क जजमेंट लेके सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस सेक्शन को चैलेंज करे तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ जरूर डायरेक्शन दे, क्योंकि मिट्ठू वर्सेस पंजाब का जो जजमेंट था वो इस आईपीसी 303 के रिगार्डिंग था। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या बीएनएस सेक्शन 104 एक्टिव रहेगी मिट्ठू वर्सेस पंजाब 1983 के जजमेंट की वजह से? तो आंसर है नो, क्योंकि ये इसके संदर्भ में दिया गया था आईपीसी 303 के, और अब ये नया कानून बना है इस जजमेंट के बाद, तो ये एक्टिव ही रहेगा, लेकिन इसको जो है फ्यूचर में चैलेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। आपने 1.5-2 साल पहले न्यूज चैनल में सुना होगा कि ट्रक ड्राइवरों ने जो है देशव्यापी हड़ताल कर दी है भारतीय न्याय संहिता के एक सेक्शन को लेकर। तो वो सेक्शन था आपका 106 क्लोज 2,
ये था उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। अब हमारे इंडिया में ना र्यूमर्स बहुत ज्यादा स्प्रेड होते हैं। किसी ने जो र्यूमर्स होते हैं उन्होंने स्प्रेड कर दिया कि 106 क्लोज टू सिर्फ और सिर्फ ट्रक ड्राइवरों ने के लिए ही स्पेसिफिक बनाई गई है कि ट्रक से अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो इसमें जो है उन्हें पनिश किया जाएगा। और 106 में जो प्रोविजन है वो 10 साल तक की सजा है। तो हैंड टू हैंड जो है उन्हें बेल भी नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि आईपीसी 304 था इसके सिमिलर 304 ए, उसमें जो है हैंड टू हैंड पुलिस स्टेशन से जो है बेल मिल जाती थी। लेकिन इसमें सजा ज्यादा होने के कारण जैसा कि सीआरपीसी और अब बीएनएसएस में प्रोविजन है कि 7 साल से ऊपर वाले अपराधों में हैंड टू हैंड जमानत नहीं मिल पाएगी। तो 106 में हैंड टू हैंड जमानत नहीं थी, तो ट्रक ड्राइवरों ने पूरे इंडिया में हड़ताल कर दी कि ये सेक्शन जो है हमारे अगेंस्ट है। और ये कैसे जस्टिफाई होगा कि हमारे ट्रक की गलती थी या सामने वाले की गलती थी। तो गवर्नमेंट ने बहरहाल इस सेक्शन को होल्ड पर रखा है। ये अभी भारत में लागू नहीं है। और जो है गवर्नमेंट सभी जितने भी इनके स्टेक होल्डर हैं, जो भी इससे संबंधित पक्ष हैं, उनकी राय लेने के बाद और एक सॉल्यूशन निकालने के बाद कि किसी का भी इस सेक्शन के द्वारा अहित ना हो, तब जाकर 106 क्लोज टू लागू होगी। बट ये स्पेसिफिक ट्रक ड्राइवरों के लिए नहीं बनाई गई है सेक्शन। ये किसी भी ड्राइवर के लिए सेक्शन बनाई गई है, चाहे वो बाइक चला रहा हो, कार चला रहा हो या कोई भी चीज ड्राइव कर रहा हो। तो अगर वो नेग्लिजेंस करता है या बहुत ज्यादा रेकलेसनेस के साथ जो ड्राइविंग करता है और किसी को क्षति पहुंचाता है, इंजरी पहुंचाता है, तो 106 उन पर सब पर लागू होने वाली है। मींस ड्राइवर पर, जो भी ड्राइव कर रहा हो किसी भी चीज को उस पर लागू होगी। ये स्पेसिफिक ट्रक ड्राइवर्स के लिए नहीं है। और 106 को, जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि दांडिक विधियां जो होती हैं वो भूतलक्षी होती हैं, भविष्यलक्षी नहीं होती हैं। लेकिन हम इस सेक्शन को भविष्यलक्षी कह सकते हैं, क्योंकि ये बीएनएस लागू होने के साथ साथ नहीं हुआ। ये 106 क्लोज टू फ्यूचर में एक्टिव होगा, फ्यूचर में एनफोर्स होगा। इसलिए इसे हम भविष्यलक्षी कानून कह सकते हैं, भविष्यलक्षी प्रावधान कह सकते हैं। एक ये नया मेंशन करा बीएनएस में, संगठित अपराध, किडनैपिंग, रोबरी, थेफ्ट, एक्सटोर्शन, लैंड ग्रेबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंस, साइबर क्राइम, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस, ड्रग्स एटसेट्रा बाय एनी पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन सिंगली ज्वाइंटली, सेक्शन 111 में इसे मेंशन किया गया है। पहले आपने सुना होगा किसी की जमीनों पर कब्जा कर लिया, मालिक कोई और है, कब्जा करके और कोई बैठा है, पूरे का पूरा ग्रुप एक्टिव है और उसका काम ही है दूसरों की जमीनों पर कब्जा करना अवैध रूप से। तो उस टाइप हो गए आपका ग्रुप बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करना, इकोनॉमिक ऑफेंस करना, जो आज की डेट में आप देख ही रहे हो कि पूरे के पूरे ग्रुप होते हैं और बैंक फ्रॉड कर लेते हैं, साइबर क्राइम कर लेते हैं लोगों के साथ। तो इस टाइप का जो भी अपराध होगा उसे जो है सेक्शन 111 में अपराध बना दिया गया है और इसके अकॉर्डिंग ही उन पर जो है मुकदमा चलाया जाएगा। फिर आपका आ गया पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसमें भी थेफ्ट है, स्नेचिंग है। स्नेचिंग जो है, पहले आईपीसी में स्नेचिंग की रहा, कोई महिला रास्ते में जा रही है, पीछे से 2 पर्सन आते हैं मोटरसाइकिल पर और उसकी जो है सोने की चेन जो है छीन कर भाग जाते हैं, तो उसे स्नेचिंग कहते थे। लेकिन आईपीसी में इसे क्या करते थे, आईपीसी में स्नेचिंग के लिए स्पेसिफिक कोई प्रोविजन नहीं था। आईपीसी में उसे स्नेचिंग को रोबरी में लाते थे, रोबरी में मेंशन करके पनिश करते थे। बट स्नेचिंग के लिए स्पेसिफिक जो है सेक्शन 112 जो है बनाई गई है, जो स्नेचिंग के अपराध को, आपका चीटिंग हो गया, टिकट की ब्लैक में काला बाजारी हो गई, गैम्बलिंग गेम्स की ऐप पर अभी आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, एक्ट भी बनाया है जिससे गैम्बलिंग एप्लीकेशंस जो हैं वो बैन कर दी गई हैं। चोरी हो गया,
आपका ये छोटे ग्रुप, मतलब ये बड़ा ग्रुप अगर बड़ा लार्ज स्केल पर कर रहा है, बड़ा ग्रुप ज्यादा से लोग मिलकर कर रहे हैं तो, और ये कम जैसे 4 या 5 लोग मिलकर इस तरीके के काम कर रहे हैं, तो उन्हें जो है इसमें पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंडर रखा गया है सेक्शन 112 में। और इस सेक्शन में स्नेचिंग जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्नेचिंग जो है आईपीसी में मेंशन नहीं थी, बट बीएनएस के इस सेक्शन 112 में मेंशन करा गया है। फिर आ गया आपका टेररिस्ट एक्ट, आतंकवादी कृत्य, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा में संकट डालने वाला जो भी कृत्य किसी के द्वारा किया जा रहा है, घर पर बैठे हैं, स्मार्टफोन ले रखा है, फैक्ट पता नहीं है, एविडेंस है नहीं, कुछ भी पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पर, किसी ग्रुप के बारे में कर दिया, किसी रिलीजन के बारे में कर दिया, और पता चली कि उस सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर दंगे हो गए, बहुत ज्यादा जो है पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो इस तरह के एक्ट को, जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा पर कोई भी संकट पैदा करने वाला कोई भी कृत्य सेक्शन 113 में बीएनएस में टेररिस्ट एक्ट के अंडर एक अपराध है, और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, और हम इसे सेक्शन को लिंक कर सकते हैं बीएनएस 152 से, क्योंकि वो भी इसी तरीके का प्रोविजन करता है कि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, इस टाइप से ही संकट पैदा करने वाला जो जो भी कृत्य होगा वो 152 में भी अपराध बनाया गया है, लेकिन इसे स्पेसिफिक एक आतंकवादी कृत्य के अंडर ही रखा गया है, जो शायद आपका आईपीसी में देशद्रोह था, मैं बाद में इस पर आऊंगा, बट ये टेररिस्ट एक्ट है सेक्शन 113। हाँ सेडिशन, आई थिंक सेडिशन था, बट मैं क्लियर करके ही आपको बताऊंगा। अब है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य, जैसा कि मैंने लास्ट आपको बताया सेक्शन 152, कोई भी ऐसा कृत्य जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, तो सेक्शन 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे खतरे में डालने वाले कार्य। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, सोशल मीडिया एक नशा है, और उस नशे में बहुत से लोग बिना फैक्ट जाने, बिना एविडेंस जाने, सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन के चक्कर में बहुत सारी ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया से इंटरनेट पर डाल देते हैं जो इस सेक्शन के अंतर्गत अपराध माने जाएंगे। और कोई पर्सन अगर उन पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे, क्योंकि इस सेक्शन में हैंड टू हैंड बेल का कोई प्रोविजन नहीं है, अंदर जाना पड़ेगा। इसलिए अपने माइंड को थोड़ा बैकअप करो, और पोस्ट सोशल मीडिया पर बहुत देख कर डालो जो भारत के खिलाफ ना हो, जो किसी कम्युनिटी के खिलाफ ना हो, या देश की गवर्नमेंट के खिलाफ ना हो। बहुत फैक्टफुल पोस्ट डालो, क्योंकि हर पर्सन की निगाह, यहाँ तक कि गवर्नमेंट की निगाह भी रहती है हमारे सभी एक्ट पर कि हम लोग क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका विधि पूर्ण शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से व्रत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयत्न, सेक्शन 226। इसका एग्जाम्पल है, एक पर्सन थाने जाता है और वो एक एप्लीकेशन देता है कि साहब मेरे साथ ऐसे ऐसे एक अपराध घटित हो गया है और मेरी एफआईआर रजिस्टर्ड कर दो। पुलिस थोड़ा प्रोसीडिंग करती है, उसमें टाइम लगता है, थोड़े पेशेंस रखने चाहिए। तो अब इन केस अगर वो पुलिस थोड़ी प्रोसीडिंग चलाती है, थोड़ी जांच करती है कि ऐसा कुछ हुआ भी है नहीं है, तो पर्सन क्या करता था, पर्सन किसी उच्च अधिकारी के पास गया, वो बंदा ऊपर अपने तेल डाला और तेल डाल के माचिस हाथ में ली और धमका रहा है पुलिस अधिकारी को या जो भी रिलेवेंट अधिकारी है कि करो जल्दी नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो इस तरीके का कृत्य अब, पहले तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता था, पहले सरकारी कार्य में बाधा डालने की धारा में पुलिस चालान काट देती थी आईपीसी 353 में। बट अब अगर ऐसा कृत्य करा
तो अब एक स्पेसिफिक अपराध है ये सेक्शन 226, किस विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से व्रत रहने के लिए, मतलब किसी अधिकारी को विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए आप फोर्स कर रहे हो, जबकि उसका दायित्व वो करेगा, बट आप फोर्स कर रहे हो कि नहीं ये काम करो, नहीं तो मैं तो तेल छिड़क कर आग लगा लूंगा, तो जो है वो एक अपराध है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और दूसरा, अगर कोई अधिकारी कोई कार्य नहीं करता और आप उससे जो है व्रत रह जाते हो, मतलब वो कार्य न रह होने के कारण अधिकारी द्वारा आप जो है जो चाहते थे वो नहीं हो पाया और आप आत्महत्या करने का प्रयत्न करते हो, तो ये एक अपराध माना जाएगा सेक्शन 226। अब ये नया प्रोविजन है बीएनएस के अकॉर्डिंग। जो झपटमारी मैंने आपको बताया था, जो पहले की सेक्शन में स्नेचिंग जो है उस सेक्शन में मेंशन है, उसके लिए 304 जो है स्पेसिफिक बना दिया है क्या कहते हैं बीएनएस में। जो मैंने आपको इसका एग्जांपल बताया था कि एक महिला जा रही है, पीछे से 2 पर्सन आते हैं मोटरसाइकिल पर और आकर जो है उस पर जो है उसकी चेन छीनकर चले जाते हैं, तो उसे कहते हैं झपटमारी। इसे आईपीसी में पहले करते थे हम रोबरी में अपराध बनाते थे इस तरीके के कृत्य को, बट स्पेसिफिक जो है 304 में स्नेचिंग को एक अपराध बना दिया गया है भारतीय न्याय संहिता में। अब बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं जो आईपीसी में, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट में ये क्लियर करा कि अब इनका कोई औचित्य नहीं है इस तरीके के अपराधों में लोगों का ट्रायल चलाना। तो जो है आईपीसी के कुछ प्रोविजन है जो अब जो है भारतीय, उस समय भी हटा दिए गए थे जब आईपीसी लागू थी, और अब जो है अब बुक्स में भी आपको नहीं मिलेंगे। तो इसमें आईपीसी से हटाए जाने वाले प्रावधान है आपका सेक्शन 377। इसका लैंडमार्क जजमेंट था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया था आंशिक रूप से, पार्टली। सवाल उठता है कैसे? दो वयस्क सहमति से यौन संबंध बनाए तो धारा 377 के अंतर्गत वो अपराध नहीं था, इसे असंवैधानिक डिक्लेयर करने के बाद भी। सेक्शन 377 आईपीसी लागू नहीं, बट अगर ऑफेंस फोर्सफुली गुदा मैथुन और पशुगमन, ये तब भी अपराध थे जब सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया था। इससे अपराध होता था तो इसे असंवैधानिक डिक्लेयर करने के बाद भी ये अपराध माने जाते थे। और अगर दो वयस्क सहमति से यौन संबंध बनाए तो सेक्शन 377 लागू नहीं होती थी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के बाद भी। ये इसकी पहली कंडीशन थी और ये थी इसकी दूसरी कंडीशन। लेकिन बीएनएस में इस टाइप के अपराध के लिए कोई स्पेसिफिक जो है प्रोविजन नहीं है, बट और एक्ट में जाकर जैसे आपका बच्चे से रिलेटेड हुआ तो पॉक्सो में चला जाएगा, पशुगमन हुआ तो एनिमल एक्ट में चला जाएगा। अपराध अब भी है लेकिन बीएनएस में इसे जो है स्पेसिफिक जो है मेंशन नहीं किया गया है। दूसरा आता है सेक्शन 497 एडल्ट्री, जार कर्म। जार कर्म का मतलब यह है कि कोई मैरिड वीमेन है और उसका अफेयर अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी और पर्सन से चल रहा है। तो जब आईपीसी लागू थी, प्रोविजन ये था कि जो महिला का हस्बैंड है वो उसके बॉयफ्रेंड पर धारा 497 के अंतर्गत मुकदमा रजिस्टर करा सकता था, क्योंकि
इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये माना जाता था कि जो वाइफ है, वाइफ अपने हस्बैंड की संपत्ति है, और अगर उसे कोई क्षति पहुंचाता है, मींस कि जो सेकंड पर्सन है उसके साथ अफेयर चला रहा है, तो सेक्शन तो ये कहती थी कि उसे क्षति पहुंचा रहा है उस पर्सन को, हस्बैंड को, तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत मुकदमा चलाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वाइफ जो है वो हस्बैंड की संपत्ति नहीं है, और अगर वो अफेयर चलता है उसका, तो इस तरह से हस्बैंड उसके बॉयफ्रेंड पर मुकदमा नहीं चला सकता। हाँ, वो उस महिला का एक्ट जो उनने अफेयर चलाया सेकंड पर्सन से, उस वो ग्राउंड बन सकता है तलाक लेने के लिए। तो वो हस्बैंड उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बेस पर डिवोर्स ले सकता है, बट धारा 497 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, क्योंकि ये एक ही पर्सन पर अप्लाई होता था। मतलब महिला अगर अपनी मर्जी से भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही है तो मर्जी तो महिला की भी है ना, और उस पुरुष की भी है, तो पुरुष ही क्यों दोषी होगा? वही आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, समान ट्रीटमेंट करना है ना, दोनों ही उसमें इन्वॉल्व है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा, वो खत्म करा अपने जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में। अब ऐसा कोई सेक्शन नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो तलाक का ग्राउंड तो बन सकता है, बट जो पर्सन अफेयर में इन्वॉल्व है, वो चाहे हस्बैंड हो चाहे वीमेन हो, वो तलाक ले सकते हैं, बट वो जो है इस तरीके का कोई सेक्शन है उन पर अप्लाई नहीं होता, और बीएनएस में भी जार कर्म को मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट है आपका विवस्त्र करने के आशय से हमला, जो आपका आईपीसी 354A था, और एक आपका था दृश्य रतिकता, वोयेरिज्म, ये था आपका आईपीसी 354। इस सेक्शन में होता क्या था? अगर कोई पुरुष किसी महिला को विवस्त्र करने के आशय से उस पर हमला करता है, तो सेक्शन 354A में उसके ऊपर जो है मुकदमा लगता था, क्रिमिनल ट्रायल चलता था आईपीसी के अकॉर्डिंग। लेकिन और दूसरा था कि कोई भी महिला जो अपना एक प्राइवेट एक्ट कर रही है, मान लीजिए वो बाथरूम में है, या कोई भी है, वो बाथिंग कर रही है, या कहीं पर चेंजिंग रूम में कपड़े बदल रही है, और उसे देखना या उसकी वीडियो रिकॉर्ड करना, उसकी वीडियो को स्प्रेड कर देना, फैला देना, तो वो इस अपराध की श्रेणी में आता था 354C की। लेकिन अब इन दोनों सेक्शन को जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है। जेंडर न्यूट्रल मीन्स कि अब ये अपराध मैन वीमेन किसी के साथ भी हो सकता है। तो पुरुषों की थोड़ी सी लाज जो है बचा ली है इस सेक्शन में। अब जो है पुरुष भी ये शिकायत कर सकता है कि किसी महिला द्वारा मुझे विवस्त्र करने के आशय से हमला किया गया, या यह आरोप भी पुरुष लगा सकता है कि मैं बाथरूम में था, या मैं कोई प्राइवेट एक्ट कर रहा था और किसी महिला द्वारा जो है मेरी वीडियो बनाई गई, उसे स्प्रेड किया गया। तो अब जो है इन दो अपराधों में महिला और पुरुष समान रूप से इन दो सेक्शन के क्राइटेरिया में आएंगे अगर वो इस टाइप का एक्ट करते हैं। ये मैन वीमेन दोनों पर जो है लागू है अब बीएनएस में। तो ये थे आईपीसी से हटाए जाने वाले प्रावधान। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही देखेंगे। कल से हम, क्योंकि हम एक लॉ स्टूडेंट हैं, हम फ्यूचर के एडवोकेट्स हैं और हमें एग्जाम भी देने हैं, तो कल हम एक छोटे से टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिरकार बीएनएस जो है वो सिर्फ अपराधों के लिए है।
बहुत सारे अपराध हैं, बहुत नेचर के अपराध हैं जिनके लिए दंडित करने का प्रोविजन जो है बीएनएस में भी है और भी एक्ट है उनमें भी है। तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार अपराध होता क्या है, किस तरीके के कार्य को अपराध कहा जाएगा। क्योंकि जब मैं आपको कल की क्लास में ये चीज पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे कि एक क्राइम होता है, एक अपराध होता है, ऑफेंस। तो किस कार्य को ऑफेंस कहा जाएगा, किसे क्राइम कहा जाएगा, इसे मैं 5-10 मिनट की क्लास होगी जिसमें आपको ऑफेंस और क्राइम में डीपली पता लग जाएगा कि हम इसे जो है कैटेगरी में कैसे डिवाइड करेंगे। तो कल की क्लास मिस मत करना। कल की क्लास के बाद हम ऑफेंस और क्राइम क्लियर करने के बाद सीधे अपने बेयर एक्ट में एंट्री करेंगे। और जैसा कि हमारा मेथड है टॉपिक ब्रेकिंग मेथड, उसके थ्रू हम जो है अपना बेयर एक्ट में एंट्री करके सेक्शन टू सेक्शन जो है डीपली स्टडी करेंगे।